हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 3 एंड पेपर 4 के फिजिक्स का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैथ्स का देखेंगे। ठीक, तो इस पेपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 एंड पेपर 4 में आप लोग को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसको भी मैंने देखा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं, तो पेपर 3 एंड पेपर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका पहला फिजिक्स को पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ क्या दिया गया है, एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ इसको दिया गया है। अब इसमें एक इसकी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और अगर रियल इमेज बनती है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, n टाइम्स रियल इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन हो गया -n हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, तो यानी कि -n, तो v की वैल्यू क्या हो गई, nu। फोकल लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, -ru, क्योंकि ये कैसा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, माइनस को रखेंगे तो माइनस को हम वैल्यू रख देंगे v और u की। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -n+1/2n। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन आ रहा है, ये जो माइनस साइन है ये तो शो कर रहा है, बस इसकी पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, n+1/2n। यहाँ पे किसकी वैल्यू बताई गई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज से दूरी पूछी गई है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑप्शन सी इज क्या होगा, करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखे हैं यहाँ पे 3, R1 R2 R3, और ये हमारा एमीटर कितना रीड कर रहा है, एमीटर रीड कर रहा है 0.8 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही सीधा सीधा नजर आ रहा है, 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो जो वोल्टेज होंगे इनके अक्रॉस वो क्या होंगे, सेम होंगे। वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम। और करंट क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट होगा, यहाँ पे I2 करंट होगा, और यहाँ पे I3 करंट होगा। इन तीनों करंट का जो सम होगा वो होगा ए। एमीटर जो है ये टोटल करंट यानी कि I को रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले तो हम इस 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पता कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, 0.3। तो ये वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज हो गया IR, यानी कि 0.3 इंटू 20 इज 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा और 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी लगा दिया, तो इसमें करंट पता कर ली। V इज इक्वल टू IR से 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी यही रहेगा। I कितना हो गया, ये मान लेते हैं कि दिस करंट इज I3। ठीक है, तो और ये मान लेते हैं I2। ठीक, तो I3 करंट मेरा कितना हो गया, I3 करंट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, ये तीनों ब्रांच से अलग अलग करंट आ रहा है, I1 I2 एंड I3, ये मिलके क्या बन रहा है, टोटल करंट I। ठीक, तो 0.8 था, I1 0.2 0.3 कर दिया, तो I1 कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। ठीक, तो यानी कि R1 से करंट कितना जा रहा है, 0.1 एम्पियर, और R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू I1 R1 से R1 कितना आ जाएगा, 60 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 का डी ऑप्शन 60 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। हम लोग को क्या रूल पता है कि कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती है और किसी ग्लास स्लैब में जब जाएगी तो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होने के बाद फिर से वापस ये किस में आ गई है, एयर में। और जब फिर से वापस एयर में आ गई है तो जो इंसिडेंट रे होती है और जो अब हमारी वापस इमर्जेंट रे हो गई, दोनों कैसी हो जाती हैं, पैरेलल एक दूसरे के। तो जब पैरेलल हो गई हैं तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री आएगा, तो x इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी रे गिरेगी तो आप निकलने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल सिंपल, आप पैरेलल रेस से ही भी आप डायरेक्ट देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्लियर करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको क्लास 12th की रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं,
और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं है, जब हम क्या जानते हैं कि कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ा सा उस तरफ झुक जाती है। और जब फिर ये गई होगी डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाती है। तो अवे होके ये क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन हमारी है ए बी उसके पैरेलल हो गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी रे एक्चुअल में डेविएट कितना हुई है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी इमर्जेंट रे है, ठीक है। इन दोनों को जब हमने बैक करा तो हमको एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिला, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री, ठीक। अब हम अगर इधर वाले एंगल की बात करें, दिस इज आई माइनस आर, तो ये भी क्या होगा, आई माइनस आर। अगर हम इसको ऐसे ग्राफिकली देखें तो हम इसको फिगर में देख सकते हैं। तो दिस 60, तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है इस एंगल और इस एंगल का सम ट्राइंगल में। तो एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो दिस इज 2 आई माइनस आर। तो आई माइनस आर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आई कितना है, 60 डिग्री। हमें पता है इंसिडेंट हमारा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से, ठीक है। आई हमारा 60 डिग्री दे रखा है, आर 30 डिग्री है। वैल्यू सिंपल पुट कर दीजिए, विच इज़ इक्वल टू √3। पर ये आप लोग ये स्फीयर देख के थोड़ा सा डर गए होंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये एक मीडियम है, ठीक है। यहाँ स्फीयर ना होता, एक ग्लास स्लैब होता, तो भी वही बात रहती है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये एंगल निकालने में बस ये मदद कर रहा था और कुछ नहीं है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन √3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिजिक्स के। अब इस पार्ट का यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। तो ये मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या देखने की जरूरत है, ये दिस इज +40 है और ये -40 है। तो किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो 40 माइनस ऑफ -20 इज 60। तो एक्स और वाई के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 60 वोल्ट है, ठीक है। बस इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये रेसिस्टेंस पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स वाई के बीच कितना हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये तो मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है पोटेंशियल एट पॉइंट जेड। पोटेंशियल एट पॉइंट जेड कितना है, ठीक। तो पोटेंशियल एट पॉइंट जेड देखने के लिए हमें क्या पता है, वी इज इक्वल टू आई आर। हम जानते हैं इसको, कई तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 40 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है, 20 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच कितना हो गया, 60 वोल्ट। आई इज इक्वल टू आर, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 10, अभी हमने निकाला था। तो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो होने वाली कितनी होगी, विच इज़ 6 एम्पियर। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि इस 6 ओम से कितनी करंट पास हो रही है, 6 एम्पियर। करंट इन सीरीज शुड बी सेम। तो 6 एम्पियर की करंट यहाँ से पास हो रही है। ये x है और ये z है। z पे हमें पोटेंशियल पूछा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर। दिस इज वी टर्मिनल इज इक्वल टू आई आर। तो ये +40 है माइनस ऑफ वी जेड इज इक्वल टू 6 ओम इंटू 6 एम्पियर 36। तो वी जेड कितना आ गया हमारा, +4 वोल्ट आ गया, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब तीसरे में पूछा गया है कि हमारे 20 ओम रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो 20 ओम यहाँ से हमारी करंट आ रही है 6 एम्पियर और ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो करंट डिवीज़न रूल लगे, ठीक। या फिर हम ये लगा सकते हैं कि वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम। तो पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम देख लेते हैं कितना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम हमने यहाँ पे पोटेंशियल देखा था कितना है, +4, और यहाँ पे कितना है, -20। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 24 वोल्ट का। तो 24 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों पैरेलल हैं। तीनों पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, 24 24 24 ईच होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना निकल कर आ गया करंट, अगर हम देखेंगे तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, 24, रेसिस्टेंस कितना है, 20।
तो v इज इक्वल टू आई आर से अगर हम देखेंगे तो i इज इक्वल टू 24/20 विच इज़ 1.2 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन था 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, ये भी आपका पूरा क्लास 12th के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग दे दिया गया है। ठीक है, पहला हमने काम क्या करा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज आर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी मतलब दोनों तरफ से ही जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये केवल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जब फोकस लेंस पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ नहीं करा था, अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, केवल फोकल लेंस पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये फार्मूला उन्होंने एक इनडायरेक्टली आपको दे भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू इसका कितना है, इस लेंस का 3/2 माइनस 1, दोनों तरफ से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 R2 सेम है, पर एक प्लस में और एक माइनस में है, बस इतना नज़र आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ठीक, यहाँ वैल्यू रख दी तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो फोकल लेंथ सिंपली क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी R के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जा रही है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अब इसमें क्या करा गया है, पानी भर दिया गया है, लेंस और इसके बीच क्या कर दिया गया है, पानी भर दिया गया है। तो अब जब पानी भर देंगे तो आप देखेंगे ये भी एक टाइप का लेंस बन के क्रिएट हो जाएगा। तो ये लेंस कैसा आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, सॉरी प्लेनो कॉनकेव लेंस, जिसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है, यानी कि एक साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फानाइट है। ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं, फोकल लेंथ क्या है, बिल्कुल एकदम एक तरफ से स्ट्रेट है, और एक तरफ से ये इसकी क्या दिख रही है, आर दिख रही है माइनस में। तो इसकी वैल्यू भी हमने फिर वही फॉर्मूले से रख दी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस R2 से। ठीक है, तो अब हमने इसकी भी फोकल लेंथ निकाल ली, इसकी फोकल लेंथ मेरी क्या निकल कर आई, -3r निकल कर आ गई। ठीक, अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे लेंस है, तो अब कह रहा है दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी अब। ठीक है, अब दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज बन रही है पानी डालने के बाद वो भी वहीं बन रही है जहाँ ऑब्जेक्ट था। तो यानी कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो 15 है, क्योंकि इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रही है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ हमारी कितनी हो रही है, 15 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/15। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 इसकी वैल्यू रख देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 17 में हम देखते हैं, 17 में क्या है, 17 इज 15 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अच्छा था। यहाँ पे क्या है, दो मतलब मिरर एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। अब हम क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो इमेज हमेशा उस वर्चुअल ही बनती है, यानी कि इमेज उसके पीछे ही बनती है। तो यानी कि जब भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और कहाँ कह रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसीडर्ड बाय कॉन्वेक्स, तो लाइट पहले कहाँ टकरानी है, लाइट पहले टकराएगी, ये ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट पहले टकराएगी हमारे कॉन्वेक्स से। और कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी टकराती, कार में भी अगर आप देखते होंगे कोई भी लाइट ऐसे बाहर से आई तो कहाँ इमेज बनेगी, शीशे के पीछे। तो इमेज हमेशा बिहाइंड बनेगी। तो ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि इमेज बिहाइंड बनेगी, वर्चुअल बनती है। तो इमेज बनेगी इन फ्रंट, बिहाइंड, बिहाइंड, इन फ्रंट। तो यानी कि हमारा दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, बिहाइंड, बिहाइंड। अगर हम इसको केवल ऐसे ही देख लें, बिहाइंड द कॉन्वेक्स, तो जाहिर सी बात है बिहाइंड द कॉन्वेक्स बनेगी, बिहाइंड द कॉनकेव तो नहीं बन सकती। तो बिना सॉल्व करे ही आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन आप इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं तो पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या है।
तो यहाँ पे v बाई वी मिरर का हमने फॉर्मूला रख लिया, ठीक है। अब दोनों मिरर्स के बीच डिस्टेंस थी 40 और इससे ये ओ था 15 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स से कितनी दूर होगा, 25 सेंटीमीटर दूर। बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे u जो है ये 25 है ना। इस मिरर से 15 है, दोनों के बीच 40 है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 v। फोकल लेंथ इसमें क्या होती है, प्लस होती है कॉन्वेक्स की, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा प्लस में 50/7, यानी कि इस साइड को हम प्लस ले रहे हैं, इस साइड को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज हमेशा इस साइड बनी, यानी कि बिहाइंड 50/7। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पॉइंट क्लियर है। अब हम सेकंड में देखते हैं। अब कह रहे हैं कि ये लाइट जब यहाँ से टकराई होगी तो ये कहाँ बनी इमेज, यहाँ बन गई, ठीक है। ये तो हमारी थी फर्स्ट इमेज। अब यहाँ से लाइट ऐसे गई होगी और इससे टकराई होगी, किससे, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और फिर यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ पे इसने क्या बनाई, इमेज बनाई होगी, ठीक। तो अब देख लेते हैं कि ये इमेज जब बनाई होगी तो ये अब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो अब पहले जो क्या था, पहले इसका v था, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब यहाँ से रे चली और यहाँ पे इमेज बना दिया, तो पहले हम u देखते हैं कि u कितना है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 40। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 50/7। तो टोटल u हमारा कितना हो गया, u हो गया हमारा 330/7। और अब हम इसको वही अपने रूल मान लें, अगर हम इधर की साइड को पूरा नेगेटिव मान लें तो u हो जाएगा हमारा नेगेटिव 330/7, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा, 1/u 7/330। पॉइंट क्लियर है। अब इसकी फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया गया है, तो फोकल लेंथ उसकी हाफ होती है, यानी कि फोकल लेंथ इसकी कितनी दी गई है, 10, ठीक है। प्लस में कि माइनस में, अब आता है ये क्या है, कॉनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -26/330। तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 165/13, किस में, नेगेटिव में, v इज नेगेटिव में। तो यानी कि अब हम ये क्या देख रहे हैं, दिस इज बिहाइंड द मिरर की फ्रंट, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 165 सीन इमेज फॉर्म्ड 165 लेफ्ट टू p। अब यहाँ पे लेफ्ट की राइट, तो ये पॉइंट क्या है, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट में बन रही है p1 के लेफ्ट में बन रही है कितनी दूर पे, 165/13। कितना बन रही है, लेफ्ट में, p1 से लेफ्ट में 165/13। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब मेरे ख्याल से अब इसमें कोई भी और कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। आ जाते हैं अब पेपर 4 पे, ठीक है। पेपर 4 में देख लेते हैं। पेपर 4 बहुत ज़्यादा ही टिपिकल है, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस भी हैं। पेपर 4 को स्टडी करते हैं। पेपर 4 में जब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पहला ही IIT 1981 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हमने IIT 1981 में भी, अगर आप पेपर अगर देखेंगे पुराने IIT के पेपर्स, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन नज़र आएगा। यानी कि हम लोगों से भी बहुत पहले के जो बच्चे होंगे तो उन्होंने ये पेपर दिया होगा, तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन इतने साल बाद इन्होंने फिर से दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही कहा था, IIT मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयारी करके जाएंगे, तो IIT मेंस के ही क्वेश्चंस हैं सारे, बेसिकली सारे जितने भी हैं। आप कोई भी IIT मेंस की रेफरेंस बुक उठा लेंगे तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट क्या था कि ये हमारा, पहले तो ये ग्लास है और ये हमारा वाटर है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना देखा, 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। अब हम क्या देख रहे हैं, ये लाइट तो जब सीधे नॉर्मल गिरेगी तो हमेशा सीधे की सीधे गिर जाती है, डेविएट नहीं होती, सीधी गिर जाती है। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या जानते हैं, जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में, क्योंकि अब ये डेंसर हो गया ग्लास और पानी उसके लिए रेयर मीडियम हो गया। जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो पानी में चली जाए, लाइट गिरने के बाद पानी में निकल जाए, या सरफेस पे फ्लो करने लगे, या वापस ही लौट जाए अपने अंदर। तो उसके पास यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब ये क्रिटिकल एंगल से हमारा थीटा ज़्यादा हो जाए,
या उसके बराबर हो जाए, तो यानी कि लाइट पानी में नहीं जाएगी, या तो सरफेस पे फ्लो करेगी या उसके अंदर चली जाएगी। तो थीटा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया था, सिंपल था। साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी हमने आप लोग को बताया था 1/नीटा था, ठीक है। अब नीटा क्या है, नीटा है वाटर से ग्लास में जा रहा है, ग्लास है ना, तो यानी कि अब आप नीटा की जो वैल्यू रखेंगे, ठीक, ये क्या है, ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास टू वाटर, ठीक। तो साइन सी कितना हो गया, साइन सी हो गया 1/नीटा 2/नीटा 1 यानी कि 8/9, ठीक। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो यानी कि साइन सी हमने निकाल लिया 8/9। अब इससे हमारा एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा बड़ा या बराबर भी हो सकता है 8/9, ताकि रे पानी में ना जाए, ठीक है। तो अब ये रे पानी में नहीं जाएगी बल्कि ग्लास के अंदर मुड़ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और ग्लास के अंदर ही चल देगी, ठीक है। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकंड, यहाँ पे ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। एक वायर है जिसको स्ट्रेच करा गया, ये ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना ही दिया था, और बिल्कुल वही सेम एज इट इज़ वही की वही आ गया फिर से। एक वायर है जिसको स्ट्रेच करा जाता है, तो अब आप किसी तार में एक एल लेंथ का वायर जोड़ें या उसको स्ट्रेच करें, तो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग के 10th में क्या करा है, लेंथ को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को डबल नहीं करा जा रहा है, यहाँ खींच के डबल करा जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को खींच के डबल करते हैं या स्ट्रेच करके डबल करते हैं, तो उसका डेफिनेटली उसका एरिया भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वायर तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान देने की जरूरत है कि वॉल्यूम ऑफ द वायर शुड बी रिमेन सेम, बिफोर स्ट्रेच और आफ्टर स्ट्रेच वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो आपका जो नया एरिया है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा जिस रेशियो में आप उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L/A, तो नया R क्या हो जाएगा, रो L1/A1। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब किसी चीज़ का लेंथ बढ़ती है और एरिया कम होता है, तो रेसिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो रेसिस्टेंस हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे R1 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कैलकुलेशन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आ रही होगी। ये जिसने कर लिया तो वो फिर तो क्वेश्चन हो ही गया था, यानी कि 1/1/25 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे फिर उसका डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1.5625 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन पार्ट है, मतलब इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, बस ये वही है जिसने क्वेश्चंस करीबन याद रखा हो। तो परसेंटेज चेंज ऑफ द रेसिस्टेंस, तो वही है, चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ 0.56 का अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 56.25% का चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें एक ही पार्ट था इसका कैलकुलेशन, ठीक। और परसेंटेज देख के आप लोग वैसे भी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे ही आता है। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आप लोग को मैंने देखा है कि 10th के स्टूडेंट अच्छा फील नहीं करते, ठीक है। जिसमें भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इन क्वेश्चन से आप लोग बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए ये पेपर में जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, आप लोग CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसको आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा वर्कआउट करिए परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बिल्कुल सिंपल एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक विंड जनरेटर से पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि ये जो है पावर हमारा जो रेसिस्टेंस है लोड का वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50 ओम का, ठीक है। और इसमें करंट जा रही है 1.2 एम्पियर की, यानी कि हमारा जो लोड है वो लोड कितना है, लोड का पावर इज इक्वल टू I²R, यानी कि 72 वाट का हमारा लोड है। अब देखते हैं कि हमारी इनपुट पावर कितनी है। इनपुट पावर जो विंड की पावर है इन्होंने निकाल दी है 300 वाट, यानी कि इनपुट हम दे रहे हैं 300 का, आउटपुट जो खर्च कर रहे हैं वो 72 का। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी जैसे हम लोग क्लास के परसेंटेज निकालते हैं, 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपके मार्क्स कितने आए 60, तो मान लीजिए आउटपुट हो गया आपका 60 या 72 आपके मार्क्स है आउट ऑफ
100 में तो आपकी क्लास की परसेंटेज या आपकी एफिशिएंसी क्या हुई 72/100 यानी कि 72%। सेम एज इट इज़ एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आया क्या मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 72 वाट, इनपुट कितना है 300, तो 72/300 इंटू 100 इज 24%। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट साइटेड मानने की मतलब सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि मायोपिया है और शॉर्ट साइटेड पर्सन है, इसका मतलब वो जो है कॉनकेव लेंस का पहन रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस जब पहन रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस वाले ऑप्शन सही होने चाहिए, तो ये जो ऑप्शन है ये जिसने भी लगाया वो गलत कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइटेड पर्सन है, कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहा होगा तो पावर किस में होगी नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड के लिए हमेशा आप ध्यान रहेंगे कि हमेशा वो कॉनकेव यूज़ करेगा तो नेगेटिव आएगी। इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, उसने आँख से कितनी दूर पे डिस्टेंस पे चश्मा है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि वी कितना हो जाएगा -15। ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ठीक है कितना हो जाएगा 26 है तो -1 कर देंगे तो विच इज़ इक्वल टू -25। सिंपल हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी फोकल लेंथ इज -37.5। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से ए इज़ करेक्ट। ठीक है, माइनस में होगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आपका सिंपल वही क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें तो मुझे टफ नहीं लगा कि पहले भी मैंने इस चीज़ को बता रखा है। ये क्या है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई रेसिस्टेंस, इन दोनों टर्मिनल्स को आप क्या कर दीजिए एक कर दीजिए। जब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है तो इसको इतना लंबा तार हो चाहे छोटा तार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको छोटा करते हैं तो आपको सीधा एकदम फिगर अपने आप ही नज़र आने लगती है कि ये दो रेसिस्टेंस ये दो रेसिस्टेंस आपस में क्या है पैरेलल में। तो जब ये दो पैरेलल में तो इसकी वैल्यू आ गई R/2, इसकी वैल्यू आ गई R/2। अब हमें P और Q के बीच पता लगाना था तो हम क्या देख रहे हैं, अब ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में है और इसके साथ ये पैरेलल में। जब इसको सॉल्व करा विच इज़ R और R/2। अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये दोनों रेसिस्टेंस किस में है पैरेलल में, जब इनको सॉल्व करेंगे तो R/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई R/3। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के अगर आंसर्स कुछ अलग आते हैं तो तुरंत इंटीमेट करिएगा। ठीक है, तो हालांकि हमने अपनी तरफ से तो सही करते चल रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग के आंसर्स में भी डिफ़र हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग को बड़ा सिंपल सा इसके अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सबको जानना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों रूल्स लग रहे हैं, ये दो एमीटर लगे हैं सीरीज़ में और ये इसके साथ पैरेलल में। तो हम क्या जानते हैं, करंट इन सीरीज़ शुड बी सेम। ठीक, तो करंट इन सीरीज़ शुड बी सेम, तो यानी कि जो IA का जो करंट मेज़र कर रहा होगा वही IB भी मेज़र कर रहा होगा, IA इज इक्वल टू IB। ठीक, तो पहला ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। फिर देखते हैं दूसरा, अब हम क्या जानते हैं, वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम। ठीक है, तो वोल्टेज कुछ इसके अक्रॉस होगा, कुछ इसके अक्रॉस होगा और कुछ VC, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू VC। ठीक है, VA की वैल्यू कितनी है IAR है और VB कितना IBRB और VC कितना ICRC। ठीक है, पर IA कितना है, IA IB के बराबर ही है, तो आप चाहे इसको अलग अलग लिख दीजिए चाहे सेम लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन अगर इसके अंदर है तो ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन B भी सही है। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट था वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम, करंट इन सीरीज शुड बी सेम, और तीसरा रूल क्या था जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में बताया भी था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या होता है, जिस भी ब्रांच में आपको करंट पता करना हो, मान लीजिए A में पता करना है, तो टोटल करंट इनटू सेकंड ब्रांच का रेसिस्टेंस अपॉन दोनों ब्रांच के रेसिस्टेंस का सम। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे रूल क्या है, करंट डिवीजन रूल फिर से समझ लीजिए, जिस भी ब्रांच में आपको करंट पता करना है इज इक्वल टू टोटल करंट, फिर अपनी ब्रांच का रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन तीनों मतलब दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का सम। तो दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का सम RA RB तो एक ही था प्लस RC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, IA अपॉन I, इससे हमने IA निकाल लिया, फिर हमने दूसरी ब्रांच का करंट भी निकाल लिया IC।
इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी, आई ए अपॉन आई सी। पर आई ए किसके बराबर है, आई ए बराबर है आई बी के, तो हम यहाँ पे आई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई बी अपॉन आई सी। तो यहाँ से हम फिर से ऑप्शन को चेक करें तो हम देख रहे हैं ऑप्शन डी भी करेक्ट है। पर आई ए अपॉन आई सी, सी ऑप्शन हम देखेंगे तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं, ए बी एंड डी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बेसिक बिल्कुल एकदम जो फॉर्मूला होते हैं, करंट इन सीरीज शुड बी सेम, वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम एंड करंट डिवीजन रूल। ये अगर आप एटलीस्ट बस बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ गए होते तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल एकदम बेस है। मतलब पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है, जो होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने भी पेपर बनाया बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पे क्या है कि एक सेल दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर समझिए और ये आगे के भी आपको काम आएगा। एक सेल होता है, तो जो भी सेल होता है वो हमेशा आइडियल नहीं होता, तो उसका जो ईएमएफ होता है और जो पोटेंशियल होता है वो सेम नहीं होता। जैसे हमारे सेल के ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट की बैटरी, जो हम लोग लेकर आते हैं घड़ी में लगाते हैं सब जगह 1.5, एक्चुअल में इसके अंदर इससे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। उनके अंदर अब भी अपना कुछ लॉस होता होगा जिसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये लॉस होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो बाहर हमें टर्मिनल पे मिलता है वो हमें मिल रहा है मान लीजिए 1.5 वोल्ट, ठीक है, तो जो बैटरी के ऊपर प्रिंट होकर आता है। तो ये एक बैटरी है जो उसके ऊपर कुछ उसका टर्मिनल वोल्टेज, हम हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को ही लेते हैं जो उसके बैटरी के ऊपर छपा हुआ है, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट। उसके अंदर जो ईएमएफ होता है डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही होता होगा, कुछ लॉस होके निकल के इतना आ रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने एक बैटरी ली, सेल लिया और उसको 9.5 ओम के अक्रॉस लगा दिया, ठीक है। और अब लगाया तो उसके अक्रॉस जब हमने वोल्ट मीटर से इसका वोल्टेज इसका मेज़र करा तो वो आया हमारा 11.4 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू वी आर, मतलब पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, जितनी हमने सप्लाई दी है उतना ही हमारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लॉस का रूल जो है लगता है कि नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, तो जितनी हमने बैटरी लगाई है उतना ही हमारा कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल टू वी आर, और वी आर कितना है, आई आर, यानी कि हमने इससे करंट निकाल लिया 1.2 एम्पियर। तो इस सर्किट में 1.2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब हम देखते हैं वी टी कितना है, वी टी है ई माइनस आई आर, मतलब कुछ लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा, थोड़ा ई थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, 11.4 है तो ई हमेशा उससे ज़्यादा होगा। ये तो हमें पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया। 11.4 हमारा बैटरी अगर वोल्टेज दे रही है बाहर तो अंदर का ईएमएफ डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो अब हमें 2 अननोन अभी नहीं पता है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। अब मैंने क्या करा, इसी बैटरी को उठा के, सेम बैटरी को फिर से एक दूसरे रेसिस्टेंस पे लगा दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि लैंग्वेज इसकी ऐसी लग रही थी आप लोग का फिगर नहीं बन पा रहा होगा। तो इसी बैटरी को मैंने 11.5 ओम, अब रेसिस्टेंस मैंने बदल दिया, पहले 9.5 था अब 11.5 कर दिया, बैटरी वही रही, ठीक है। अब जब इसको लगाया, अब फिर वोल्ट मीटर से फिर मैंने चेक करा वोल्टेज, तो वोल्टेज निकल कर आ गया, अब हमारा बदल जाएगा, कुछ वोल्टेज तो कुछ चेंज हो जाएगा। अब वो वोल्टेज आ गया 11.5 वोल्ट, ठीक है, डेफिनेटली बदलेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हमने देखा जब 11.5 हो गया तो अब हम देखा कि आखिर करंट कितना दे रही है बैटरी, तो देखा करंट 1 एम्पियर दे रही है, 11.5 अपॉन 11.5, इस फिगर से आप देख सकते हैं। फिर से हमने देखा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी आर 1, ये हमने फिर वही फॉर्मूले में रख लिया। आई तो हमारा 1 था, ई तो वही रहेगा जो हमारा पिछला था, बैटरी तो वही सेम ही रहेगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 11.5। इक्वेशन 1 और 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने सॉल्व करा तो इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया 0.5 ओम। तो 0.5 ओम से हमने क्या पता कर लिया, ऑप्शन बी तो हमारा सही है। फिर हमने ईएमएफ निकालने की कोशिश की, ईएमएफ थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ कितना निकल कर आएगा, 11.5 प्लस आर इज़ 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा ईएमएफ, अगर हम इसको देखेंगे विच इज़ 12 वोल्ट, क्योंकि आई आर कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट, 0.5 ओम है तो 0.5 वोल्ट ये है, 11.5 वोल्ट ये है, 1 एम्पियर था,
तो ये इतना, ये इतना, तो ये कितना हो गया 12 वोल्ट का आ जाएगा। V इज इक्वल टू IR से, ठीक है। यहाँ आप इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इसको सॉल्व करें इक्वेशन 2 से, तो 12 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? A ऑप्शन और B ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं। ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट P एंड Q इज 32। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन को समझिएगा। एक हमने लेंस लिया और एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ बन रही है। एक हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस में 2 बार इमेज बनती है। एक कब बनती है? एक रियल बन रही है और एक वर्चुअल बन रही है। जब पोल और फोकस के बीच में है तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और जब पोल और फोकस से दूर है तो फिर ये उसी तरफ आ जाएगा। यानी कि एक रियल है और एक वर्चुअल है। यहाँ तक ये समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? क्योंकि दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही है। इसकी इमेज यहाँ से इधर ही बन रही है और क्यू की भी इधर बन रही है, एक लेंस की दूसरी तरफ और एक लेंस की साइड भी बन रही है। तो यानी कि अब हमारे यहाँ पे 2 केसेस हो गए सिंपल। एक P के लिए, तो P के लिए हमने डायरेक्ट वैल्यू रख ली। यहाँ पे हमारा V1 क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा V2 क्या है? नेगेटिव है। इस चीज़ पे बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। V1 V2, ठीक है, निकल कर आ गए। यहाँ पे हम इसकी अब हम क्या देख रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या है? -V2, क्योंकि एक रियल है और एक वर्चुअल है। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक, एक रियल और एक वर्चुअल। फिर हमने क्या करा? दोनों फॉर्मूलेस को बराबर कर दिया, इक्वल, और एक हमको क्या मिल गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 12 और 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 18 और 16 यहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था मेरे ख्याल से। अब इसके बाद फिजिक्स का नहीं है, ठीक। तो पेपर ओवरऑल अच्छा था। चलिए, आपको भी अगर कोई मिस्टेक नज़र आती है तो बताइएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर्स ठीक हैं।